नमस्कार साथियों। आज हम मानवीय इतिहास के वैश्विक संघर्ष के उस पहलू पर बात कर रहे हैं जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध जिस स्केल पर लड़ा गया, इस युद्ध में जो हानियां हुई, मानवीय क्षति पहुंची तथा जो मशीनरी यूज की गई और जो परिवर्तन आए, इन सब के आधार पर इतिहासकारों ने इस वैश्विक संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध नाम दिया। यह युद्ध अभी तक उस समय के तात्कालिक इतिहास तक, उस समय के तात्कालिक समय तक ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया था जो युद्ध 1914 और 1918 के तहत लड़ा गया। अब इतना बड़ा युद्ध था तो ये तात्कालिक या कुछ समय के परिणाम तो रहे नहीं होंगे। इस युद्ध की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और जो धीरे धीरे एक सुलगती हुई आग जैसी थी और अचानक 1914 में फूटी। इसकी पहला कारण तो ये है कि जर्मनी का उदय कैसा? 1871 में रसिया ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस के दो शहर अल्सेस और लॉरेन को हथिया लिया। फ्रांस को ये बात, उस समय फ्रांस महाशक्ति थी, तो फ्रांस के अहम को ये धक्का लगा और फ्रांस वाले हमेशा इस फिराक में रहे कहीं ना कहीं से हम जर्मनी से अपने ये प्रदेश छुड़ाएंगे और अपनी हार का बदला लेंगे। इस बात को जर्मनी भी मानता था। तो 1800 में छुड़ाया और 1882 के आते आते जर्मनी ने फ्रांस को अकेला करने के लिए उस समय के जो एक और महाशक्ति थी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से एक संधि कर ली और इटली से, और संधि करके एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा ट्रिपल अलायंस। देखो ये कारण था, लेकिन एक कारण और मानते इतिहासकार कि उस समय औद्योगिक क्रांति का बोलबाला था, नई नई मशीनरी, नए नए कारखाने। तो वैश्विक शक्तियों के लिए कच्चे माल की और बाजार की जरूरत पड़ी। तो कच्चे माल के लिए उन्हें नए नए उपनिवेश बनाने पड़े। एशिया में उपनिवेश तो थे ही, अफ्रीका के उपनिवेशों के लिए होड़ चालू हो गई। अब इंग्लैंड और फ्रांस के बाद एक नई महाशक्ति आ चुकी थी जिसे जर्मनी बोलते थे। अब ये त्रिकोणीय संघर्ष हो चुका था। साम्राज्यवाद की अंधी दौड़, लोग नए नए उपनिवेश, जो देश थे नए नए उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, और एक कारण और था सैन्यवाद। इन सब के लिए लोग अपनी मिलिट्री भी इन सब के लिए देश अपनी मिलिट्री भी बढ़ाने लगे, नए नए हथियार डेवलप होने लगे। सैन्यवाद के साथ साथ एक कारण और था कि राष्ट्रवाद, जैसे कि सर्बिया में और सर्बिया के आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यही राष्ट्रवाद प्रथम विश्व का कारण बना। अब होता क्या है, इन सब के साथ साथ सब उदय हो रहा था, सब चल रहा था, लेकिन अब युद्ध में समूहबाजी हो रही थी। लेकिन समूहबाजी से पहले क्या हुआ, 1914 में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो उत्तराधिकारी थे, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी, बोस्निया की राजधानी सेराजियो में गए, क्योंकि वहां पर राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी और बोस्निया जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन था। तो उस राष्ट्रवाद की लहर को समझने के लिए, उसे कम करने के लिए ये वहां गए थे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि एक सर्बियाई राष्ट्रवादी जिसका नाम गैब्रिएलो प्रिंसिप होता है, वो फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसकी जो जब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या हो जाती है, तो इसका जवाब दे ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को मानते हैं, क्योंकि सर्बिया के लोग अक्सर बोस्निया के लोगों को उकसाते रहते थे। ये बात ऑस्ट्रिया हंगरी को मालूम थी। दूसरा, ऑस्ट्रिया हंगरी और बोस्निया में स्लाव लोग रहते थे, तो ये रिश्ता भी था दोनों में। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय, एक महाशक्ति थी, तो वो कुछ शर्तें सर्बिया के ऊपर थोपती है। सर्बिया सारी शर्तें तो मान लेता है, लेकिन एक शर्त जिसमें सर्बिया में ऑस्ट्रिया हंगरी की पुलिस जाके इस हत्याकांड की जांच करेगी, ये बात नहीं मानता, तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे युद्ध डिक्लेयर कर देता है। लेकिन ये इतना आसान था नहीं। अब क्या होता है, कुछ संधियां हुई थी और संधियां की पृष्ठभूमि पे हम जाएं तो 1871 में जैसे ही जर्मनी एक महाशक्ति बना, तो उसने 1882 में ट्रिपल अलायंस नाम की एक संगठन बनाया। ये संगठन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। 1907 तक ट्रिपल एंटेड संगठन बना जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। जैसे ही युद्ध चालू हुआ तो क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो सर्बिया पे आक्रमण कर देता है। जो सर्बिया था उसकी एक संधि हो चुकी थी रसिया से। ये संधि नहीं थी। क्या होता है, सर्बिया में भी स्लाव लोग थे, रूस में भी स्लाव लोग थे और बोस्निया में भी स्लाव लोग थे। तो रूस के जो स्लाव लोग थे उन्होंने वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, जार, उन पर यह दबाव डाला कि आप सर्बिया की मदद करें। तो रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया सर्बिया की मदद के लिए। अब सर्बिया की तरफ से रूस आ गया, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी की ट्रिपल अलायंस के तहत जर्मनी से संधि हो चुकी थी। तो जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 2014 को जैसे ही रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध थोपा, अपनी सेना भेजी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ, वैसे ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए रूस पर 1 अगस्त 1914 को आक्रमण कर दिया। अब रूस फ्रांस का मित्र था,
तो उसे मालूम था कि ये फ्रांस है वो भी रूस की मदद करेगा, तो उसने 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पे भी हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पे जर्मनी ने एक चूक कर दी, उसने जो हमला किया वो बेल्जियम के रास्ते किया। बेल्जियम की और इंग्लैंड की एक संधि हो चुकी थी, उस संधि के तहत इंग्लैंड बेल्जियम की रक्षा करता। बेल्जियम तटस्थ था, लेकिन जब बेल्जियम के रास्ते हमला किया तो बेल्जियम के बचाव के लिए इंग्लैंड आया। धीरे धीरे ये सभी राष्ट्र युद्ध में शामिल हो गए। अब क्या था, जर्मनी के जो एक जनरल थे स्लीफेन, उन्होंने ये कहा था कि अगर जर्मनी 2 मोर्चों की युद्ध लड़ेगा तो एक मोर्चे की युद्ध जल्दी समाप्त करना पड़ेगा, और वो मोर्चा चुना था उन्होंने फ्रांस में। लेकिन फ्रांस में इंग्लैंड की मदद करने से, इंग्लैंड के युद्ध में कूद जाने से युद्ध लंबा खिंच गया और फिर शुरू हुआ ट्रेंच वारफेयर। ये ट्रेंच वारफेयर क्या था, बहुत लंबी, कईयों मील तक लंबी ट्रेंच खोदनी जाती थी और उन ट्रेंचों में सैनिक रहते थे। वो सैनिक उन ट्रेंचों में पड़े रहते थे मृत्यु हुए सैनिकों के साथ। चूहे भी उन ट्रेंचों में रहते थे। ट्रेंच से बाहर निकलने का मतलब था मौत। 2 ट्रेंचों के बीच में नो मैन लैंड था। अगर कोई सैनिक अगर ट्रेंच से निकलेगा तो यहाँ, क्योंकि चारों तरफ एक घेराबंदी थी, तो वो मार दिया जाता था। ये बहुत खतरनाक था। अब ट्रेंचों की लड़ाई शुरू क्यों हुई? जैसी स्लीफन योजना विफल हुई और मोरने की लड़ाई में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना ने जर्मनी को रोक दिया, तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। आमने सामने आ गईं, अब क्या करते हैं? तो उन्होंने ट्रेंचें खोदी, सभी सैनिकों ने उन ट्रेंचों के अंदर वो फिट हो गए और मौका देखने लगे एक दूसरे के सैनिकों को हताहत करने और मारने के और आगे बढ़ने के लिए। इस युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं रहीं, जैसे कि सोम के युद्ध में ब्रिटिश टैंकों का इस्तेमाल हुआ, हवाई जहाजों में डॉग फाइट हुई। 1915 में जर्मनी ने उन ट्रेंचों में क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया, जो मानवता के बिल्कुल अलग जाके काम किया। उस उन गैसों से सैनिकों के फेफड़े जल जाते थे और वो तड़प 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 के मरते थे। इसमें क्या हुआ, जर्मनी की जो यू बोट थी, उन यू बोटों ने ब्रिटेन नेवल पावर को कमजोर करने के लिए उनके जहाजों को नष्ट करना चालू किया। 7 मई 1915 को एक ब्रिटेन का यात्री जहाज था आरएमएस लुसिटानिया, और इस जहाज को नष्ट किया गया, जिसमें 128 अमेरिकन शामिल थे। और ये एक टर्निंग पॉइंट था जर्मनी की हार का, क्योंकि इस बात का विरोध अमेरिका में हुआ और कुछ समय बाद अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे जब युद्ध आगे बढ़ा तो रूस में क्रांति आ गई। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और वहां के नेता लेनिन ने जर्मनी से संधि कर ली। ये संधि से रूस को काफी हानि हुई, लेकिन रूस को संधि करनी थी क्योंकि युद्ध से बाहर जाना था। रूस के काफी सैनिक मारे जा चुके थे, इतिहासकार बताते हैं लगभग 20 लाख सैनिक रूस के मारे गए थे। तो इससे रूस जब युद्ध से बाहर हो गया तो जर्मनी को लगा कि अब युद्ध जीत जाएगा, लेकिन ये जर्मनी के लिए गलत वो हुआ, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था और अमेरिका, बाकी जर्मनी लंबे युद्ध करते करते थक चुका था और अमेरिका नया शामिल हुआ था। तो जो मित्र राष्ट्र थे उनकी शक्ति में इजाफा हुआ और धीरे धीरे जर्मनी में भी एक क्रांति हुई और वहाँ के जो तत्कालिक शासक थे वो देश छोड़कर चले गए। अंततः जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी के आत्मसमर्पण करते ही ये युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन इस युद्ध में जो परिवर्तन आए वो बड़े स्तर पे थे। रूस में तानाशाही का अंत हो गया, जर्मनी में शाही शासन का समाप्त हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी का साम्राज्य पूरा बिखर गया और ओटोमन साम्राज्य से सुल्तान का पद खत्म हो गया। अब क्या, कुछ परिवर्तन ऐसे भी आए, जैसे कि कुछ नए राष्ट्र भी बने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी से ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग हो गए, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया बना, रूस से पोलैंड बना, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया जैसे स्वतंत्र देश बने। फ्रांसीसी नियंत्रण से सीरिया, इराक और फिलिस्तीन का जन्म हुआ। तो ये परिवर्तन बड़े परिवर्तन भी थे। साम्राज्यों के पतन और के बाद नए उदय के बाद अब बारी थी संधियों और समझौतों की। देखो, जर्मनी युद्ध में हारा था और तो अब भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो, तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जनवरी 1919 को। इसमें ब्रिटिश के पीएम डेविड जॉर्ज, फ्रांसीसी पीएम जॉर्ज क्लेमेंसो और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन शामिल हुए और 14 सूत्री योजना बनाई गई। लेकिन जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जर्मनी से कहीं ना कहीं कटता रखता था और उसने 8 जून 1919 को वर्साई की संधि की। ये वर्साई की संधि के तहत जर्मनी से बोला गया कि तुम 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखोगे, नौसेना नहीं रखोगे। उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए और जर्मनी की 13% जमीन, लगभग 13% जमीन छीन ली गई। 132 अरब स्वर्ण अंक का जो युद्ध हर्जाना जर्मनी को देना पड़ा। ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी और कहीं ना कहीं जर्मनी को दोबारा उठने और युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसी समय जब ये संधि हुई तो फ्रांसीसी मार्शल थे फर्डिनेंड फोच, उन्होंने कहा था कि ये शांति नहीं है, ये 20 साल के लिए एक युद्ध विराम है। महाविनाश का जो लेखा जोखा है उसमें रूस ने, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 1.7 मिलियन रूस के सैनिक मरे थे, जर्मनी के 2 मिलियन लगभग, और फ्रांस के 1.4 मिलियन और ब्रिटेन के 0.9 मिलियन, ऐसा
है। लेकिन इस युद्ध से एक बहुत बड़ा उसमें कभी युद्ध ना हो तो राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। ये राष्ट्र संघ अमेरिका द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन अमेरिका की ही संसद ने इसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया। राष्ट्र संघ लगभग लगभग फेल हो गया, क्योंकि राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। और ये इस तरीके से फेल हुआ कि 20 साल बाद फांसीवाद और नाजीवाद जैसे कंसेप्ट का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जो युद्ध शुरू करते हैं वह कभी तय नहीं कर पाते कि वह कहाँ समाप्त होगा। और प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये बात बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि 1914 में एक राजकुमार की हत्या एक इतने बड़े विनाश की ओर दुनिया को ले जाएगी। और ये विनाश ही नहीं, उसके कुछ समय बाद एक नया युद्ध आने वाला था। तो अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे।